वेलकम टू बैक फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश फगेड़िया। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। कल आपने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, उसका मात्रक एम्पीयर है। बट आज हमें पढ़ना है धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व क्या है इसको देखें। पहले सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, तो इसकी फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद में। तो सबसे पहले हम धारा घनत्व की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेशन लिखें। चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी आप डेफिनेशन है उसकी मेरे साथ पढ़ लीजिए एक बार। चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। अब देखें, आपके पास में कोई एक इस प्रकार से चालक है, ये कोई चालक है और ये आगे से ये चालक है, आगे से कुछ इसका क्षेत्रफल है, कुछ बड़ा हो जाता है, इसका समतल है वो मान लीजिए आप ये इस प्रकार से हो गया आगे से ये, ठीक है। आगे जाकर उसका क्षेत्रफल हम और इंक्रीज या कम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इसका क्षेत्रफल कुछ कम कर दिया, ऐसे हो गया ये, ठीक है। ये आपके पास में कोई एक चालक है इस प्रकार से। अब देखें, इधर से आप इसमें धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, इधर से आप इसमें आई धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ये अलग अलग क्षेत्रफल है, अलग अलग एरिया के लिए मैं इसको नाम दे रहा हूं। ये क्षेत्रफल A1 है, ये क्षेत्रफल A2 के लिए है और ये क्षेत्रफल A3 के लिए है। और हम भी ये मान लेते हैं एक बार के लिए, इसमें से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो I2 है और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा I1 और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I3 है, ठीक है। तो अब मुझे आप एक चीज बताएं, इसमें जो धाराएं हैं I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, या फिर इसका उल्टा I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3, या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास में ये है I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3। अब मुझे आप बताएं कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन इस ज्यामिति के लिए सही है, राइट ऑप्शन कौन से, आप सोचें अपने दिमाग में। कल आपने पढ़ा भी था कि जो धारा है वह किसी समतल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पर देखें आप, तो इनका जो राइट आंसर है इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर, ये है नंबर 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि धारा है वह चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका तार, यहां से मान लीजिए तार बारीक है, यहां से कुछ मोटा है और यहां से कुछ तार और मोटा हो गया। इधर से यदि आपने इसको कनेक्शन कर रखा है, इधर से यदि आप धारा दे रहे हो तो इस वाले भाग में, इस वाले भाग में और इस वाले भाग में धारा क्या प्रवाहित होगी, एक समान प्रवाहित होगी, ठीक है। तो धारा चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी बात यह है निर्भर क्यों नहीं करती है। अब इसको हम एक मान लीजिए पाइप समझे, ये मान लीजिए कि पाइप की भांति है, ठीक है। इस पाइप में इधर से आप पानी प्रवाहित करवा रहे हो, ठीक है। और इधर आपने इसमें जो पानी भेजा है वो मान लीजिए कि 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर पानी इसके अंदर आपने प्रवेश करवाया, तो इस वाले भाग में वह 5 लीटर पानी आएगा या फिर 5 का कुछ कम आएगा या 5 का कुछ बढ़ जाएगा,
आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस वाले भाग में पानी कितना रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगी है कि सर यदि आप इधर से 5 लीटर पानी इसमें प्रवेश करवा रहे हो तो यहां पर भी 5 लीटर ही पानी रहेगा और यहां पर भी कितना रहेगा, 5 लीटर ही पानी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं पानी को जाने के लिए, और कोई रास्ता है नहीं, या फिर और किधर से भी कोई पानी इसमें आ नहीं रहा है। तो जितना हम इसमें प्रवेश करवाएंगे उतना ही इसमें रहेगा और उतना ही इसमें रहेगा। तो पानी को हम क्या मान लें, धारा मान लें, ठीक है। तो पानी प्रत्येक में सेम रहेगा, तो वैसे ही धारा भी इस प्रत्येक भाग में क्या रहेगी, एक समान रहेगी, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अब मान लेते हैं हम कि जो धारा है यहां से मान लीजिए कि एक तार अपने और जोड़ दिया, ठीक है। तो एक तार और जोड़ दिया तो अब इसमें धारा एक जैसी नहीं रहेगी, अब इसमें भी धारा इसके बराबर नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि अब वो धारा डिवाइड हो जाएगी। धारा क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। जब तक मान लीजिए कि आपने जब तक एक बहुत लंबा पाइप लगा रखा है, कहीं से मोटा कहीं से दबा हुआ पतला जैसा भी है, ठीक है, अलग अलग उसका अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल है, और अब इधर से आप उस नल से पानी इसमें प्रवेश करवा रहे हो, जितना नल से प्रवेश करवा रहे हो उतना ही उधर से बाहर निकलेगा, चाहे इसकी आकृति कैसी भी है, ठीक है। अब यदि पाइप के बीच में आपने कोई दूसरा पाइप यहाँ पे जोड़ दिया, ऊपर जोड़ दिया, साइड में जोड़ दिया, तो पानी अब आगे इस पॉइंट के आगे फिर पानी जो जाएगा वो भिन्न भिन्न मात्रा में जाएगा। तो सेम वैसे ही धारा भी क्या है कि जहां पे कनेक्शन है उसके बाद में जो धारा है वो डिवाइड हो जाती है, अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग शाखा में धारा भी क्या जाएगी, अलग अलग तरीके से जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि धारा तीनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखें एक चीज और, जो आपकी जो धारा घनत्व, अब हमें समझना है धारा घनत्व को, धारा घनत्व को अब आपको समझना है, ठीक है। एक दो बातें मैं इसमें और लिख रहा हूं, ठीक है। धारा घनत्व ये है, इसे जे से व्यक्त करते हैं, जे से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि भी है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। इतनी बातें आपको इसमें लिखनी है। फिर मैं धारा घनत्व का सिंपल पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। धारा घनत्व ठीक है। तो धारा, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा के मान को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि एकांक क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल बट्टे में, एकांक का नाम आता है क्षेत्रफल, कहां जाएगा, बट्टे में, और एकांक क्षेत्रफल से क्या गुजर रही है, धारा, यानी कि धारा ये। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, धारा बटा क्षेत्रफल। या यदि इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, J इज इक्वल्स टू, धारा को हम लिख रहे हैं I से और क्षेत्रफल को लिख रहे हैं A, या S से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला है। अब दूसरी बात है, ये क्या, यह एक सदिश राशि है, यदि आप इस पर वेक्टर चिन्ह लगाना चाहें तो वेक्टर का चिन्ह साइन इंडिकेट कर सकते हैं, बट इधर जो सदिश है वो कौन है, A, तो आपको A पर वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो J सदिश इज इक्वल टू I अपॉन A वेक्टर, इस प्रकार से आप ये लिख सकते हो धारा घनत्व का फॉर्मूला। दूसरी बात है, आप इसका मात्रक लिखें, ऐसा ही मात्रक लिखना चाहें तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपको क्या करना है, समझना है। तो अब देखें इस भाग के लिए, इस भाग में जो धारा घनत्व वो हम मान लेते हैं J1, इस भाग के लिए जो धारा घनत्व वो मान लेते हैं J2, और इस भाग के लिए जो धारा घनत्व वो मान लेते हैं J3, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये क्षेत्रफल बड़ा है, ये बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अब देखें आप इसमें कि J1 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्षेत्रफल, यानी I अपॉन इसका क्षेत्रफल A1, इसका मान क्या हो गया I अपॉन A2, और इसके लिए इसका मान कितना हो गया I अपॉन A3। तो आप कुल मिलाकर आप यहां पर देख सकते हैं कि अब J1 सबसे बड़ा, जो सबसे जो ज्यादा मान है वो किसका होगा, यदि आपके पास में एरिया कम है
यदि आपके पास में क्षेत्रफल, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये वाला, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि कम है तो आपके पास में जो धारा घनत्व है उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो J1 इज ग्रेटर देन, J1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, किससे बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, लेकिन इन दोनों में से कौन बड़ा है, J3 या J2, यानी कि इसका कम क्षेत्रफल है, तो इसका कम क्षेत्रफल है तो धारा घनत्व है J3 क्या होगा, कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। तो J3 इज ग्रेटर देन J2, यानी कि धारा घनत्व सबसे कम किसमें होगा, इस तीसरी वाली पोजीशन में होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, देखें धारा जो प्रवाहित होती है वह इलेक्ट्रॉन्स के कारण या होल्स के कारण, ठीक है, कुछ परिस्थितियों में धनायंस के कारण भी मान सकते हैं। तो आप एक चीज समझे, दूसरा बना लेते हैं डायग्राम। ये आपको इधर ये जो अभी जो लिखा था, ये जो डायग्राम बनाने इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको अभी तक जो नोट करना है धारा घनत्व की हेडिंग डालनी है और ये आपको इतनी चीजें लिखनी है, इसका सूत्र वगैरह लिखना है, वैसे एक बार इतना ही लिखना है। अब इसके बाद में हम इसको दोबारा समझ रहे हैं एक बार थोड़ा सा। जैसे ये मान लीजिए आपके पास में आकृति है कोई इस प्रकार से, ये ठीक है, कुछ अलग बना रहा हूं मैं। इसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है, धारा की डायरेक्शन ये है और धारा घनत्व की भी डायरेक्शन धारा की दिशा में ही होगी। धारा घनत्व की भी दिशा क्या होगी, धारा की दिशा में ही होगी। एक सदिश राशि एक लाइन और लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। धारा घनत्व की दिशा धारा की दिशा में ही होगी, ठीक है। यदि आपके यहाँ जगह नहीं बची, आपने पहले नोट कर लिया, तो आप नीचे स्टार लगा के लिख सकते हैं दिशा के बारे में, ठीक है। कोई फर्क नहीं है कि आप सर आप यहाँ पर बीच में कैसे लिखें, नहीं इसके नीचे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करने वाले थे धारा की दिशा है वही धारा घनत्व की दिशा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे जो धारा है वो धनायनों के कारण प्रवाहित हो रही है और ये जो धारा आई है वह मान लीजिए कि 6 धनायनों के कारण प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इधर से 6 धनायन आए तो इस भाग में भी कितने जाएंगे, 6 धनायन जाएंगे, बट इनका जो अभी जो फैलने का जो तरीका था वो क्या है, कुछ दूर दूर, यानी कि कुछ ये दूर दूर रहेंगे क्योंकि क्षेत्रफल इनके पास में ज्यादा है तो आराम से खुले खुले रहेंगे। और यहाँ पर यही 6 धनायन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और ज्यादा हो जाएंगे और थोड़े खुले खुले रहेंगे, ठीक है। अब हम एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यानी कि एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम इतना सा क्षेत्रफल लिया हमने, अब इतने से क्षेत्रफल से इतने धनायन गुजर रहे हैं, यहाँ पर हम इतना सा क्षेत्रफल लें, इतना सा एक क्षेत्रफल लें तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर भी यदि इतना सा एक क्षेत्रफल लें तो यहाँ पर क्या है, एक ही धनायन है। तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ रहा है तो धारा घनत्व का मान भी वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब चले कुछ और समझते हैं, यानी कि क्षेत्रफल यानी कि एकांक क्षेत्रफल का मतलब है, यानी कि धारा का मान तो सेम क्यों था भाई सब में, और अब धारा घनत्व का मान अलग अलग क्यों हो गया, क्योंकि धारा घनत्व है किस पर डिपेंड करता है, एक ही बात है क्षेत्रफल पर। इधर गया क्षेत्रफल पर, यानी कि I/A। अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई पृष्ठ ये है, ये कोई पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ये मान लीजिए आपके पास में कोई पृष्ठ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश यानी कि इसके तल के लंबवत होकर 2 लाइन गुजरी, यानी कि ये रेड वाला मार्कर है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल सदिश है। और क्षेत्रफल सदिश को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश मैं मान रहा हूं ये, इस आकृति का क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए सदिश, ठीक है। अब इससे जो गुजरने वाली धाराएं हैं उनको मैं इस प्रकार से इंडिकेट कर रहा हूं, ये गुजरने वाली इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली धारा कितनी है, I है, ठीक है। तब इस पृष्ठ के लिए जो धारा घनत्व होगा
तब इस पृष्ठ के लिए धारा घनत्व यानी कि J सदिश इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, I/A सदिश। ठीक है। अब यदि इस पृष्ठ को यदि हम कुछ इस एंगल से कुछ झुका दें, इसको हम झुका दें, यानी धारा के साथ हम इसको झुका दें। अभी अब इससे इतनी धारा गुजर रही थी, अब इसको आपने कुछ झुका दिया तो क्या होगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ए वो भी इतना झुक जाएगा, वो भी क्या होगा, इतना झुक जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं झुका कर बना रहा हूं एक बार। ये लो जी, ये आप मेरे पास में कोई पृष्ठ है, वो धारा के साथ में कुछ थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये है, ए सदिश, और ये वाला जो एंगल है वो क्या दे रहा हूं मैं, थीटा दे रहा हूं। ठीक है, और इधर क्या है, धारा आई। यहां पर थीटा क्या है, आई और ए के मध्य बना कोण है। यहां पर आई और ए के मध्य बना कोण है, दिख रहा है क्या, थोड़ा डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो धारा घनत्व होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इस पृष्ठ के लिए चित्र के नीचे लिख रहा हूं मैं, इस पृष्ठ के लिए धारा घनत्व, तो इस पृष्ठ के लिए जो धारा घनत्व होगा वो क्या होगा। इसके लिए इस डायग्राम की साइड में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि J सदिश इज इक्वल टू I/A। अब A की जगह आपको क्या लिखना है कि लंबवत गुजरने वाली धारा, क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा, यानी कि इसका हम घटक लेंगे, इस A का हम क्या लेंगे, घटक लेंगे। तो घटक इसका इधर यानी कि धारा की दिशा में जो घटक है वो घटक आपको लेना है। तो धारा की दिशा में इसका घटक क्या हो गया, A cos थीटा। यानी कि पहले आपको मैं घटक लेना सिखा देता हूं एक बार। इधर देखें, आपने 11वीं क्लास में सीखे थे। ये मान लीजिए कि आपके पास में कोई वेक्टर है और इस वेक्टर को नाम दे रहा हूं मैं A सदिश। यदि ये वाला एंगल थीटा है, जिधर थीटा होता है उधर उसका घटक क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा, A cos थीटा, और उसके अपोजिट जो कंपोनेंट होगा, घटक होगा, वो क्या होगा, A sin थीटा। ठीक है, तो इसका इधर जो घटक होगा वो क्या होगा, A cos थीटा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, A cos थीटा, A cos थीटा। ठीक है, वेक्टर लगाने की जरूरत आपको अभी नहीं है क्योंकि आप थीटा के रूप में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, यानी कि किसी कोण के लिए। अब देखें इसको थोड़ा सा, हम यदि यहाँ से आई का मान ज्ञात करना पड़े, यानी कि धारा का मान ज्ञात करना पड़े, तो धारा I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, JA cos थीटा। ठीक है, J वेक्टर क्वांटिटी है, A भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि दोनों सदिश राशियां हैं। ठीक है, तो सदिशों का गुणनफल, सदिशों का डॉट गुणनफल क्या कहता है आपको, कि I इज इक्वल टू J सदिश डॉट A सदिश, यानी कि cos थीटा है वो किसमें, डॉट के रूप में है। ठीक है, तो अब एक इसकी डॉट गुणा की एक परिभाषा भी है कि दो सदिशों का यदि डॉट गुणा किया जाए, यदि दो सदिश राशियों का डॉट गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो सदिश कौन कौन से हैं, एक J सदिश है और दूसरा A सदिश है। इन दोनों का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से, इनके दोनों के गुणनफल से हमें क्या मिलेगी, एक अदिश राशि मिलेगी, और उस अदिश राशि का क्या नाम है, धारा। कल आपने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि देखा था कि धारा एक अदिश राशि है। क्यों है, इस क्यू को हम इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बता रहा था मैं कि दो सदिश राशियों से दो सदिश राशियों का डॉट गुणा है, उनसे एक अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, आप ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखें, यहां पर आपको cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चों को ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है वो कितना मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा I और A के मध्य बना कोण है। थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा क्या है, I
I और A के मध्य बना कोण है, तो यहाँ पर I भी यही है और A भी यही है, तो यहाँ पर दोनों के मध्य बना कोण थीटा बराबर क्या 90 डिग्री नहीं है, तो कितना है 0 डिग्री है। तो ये बात, इस बात की आप गलती कतई मत कर देना, ठीक है। तो इसके दो फॉर्मूले हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। ऐसे आकृति लंबवत है तो ये वाला घटक लेना है, और धारा के लंबवत नहीं है पृष्ठ तो आपको इस प्रकार से घटक लेना है, घटक वही लेना है जो धारा की दिशा में हो। चलिए इसके बाद में यदि हम ये किसी छोटे से अल्पांश की बात करें, अल्पांश के लिए एक अलग से फॉर्मूला लिख लीजिए। अब किधर लिखूं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पहले आप इसका क्या काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यदि क्षेत्रफल अल्पांश इसके नीचे लिखना है ये लाइन, यदि क्षेत्रफल अल्पांश डेल ए से आई धारा गुजर रही है तो, ठीक है, तो धारा घनत्व, ठीक है, तो धारा घनत्व क्या लिखेंगे हम, डेल आई, या फिर धारा घनत्व J इज इक्वल टू आई अपॉन डेल ए। यहां से यदि आपको आई का मान याद करना पड़े तो धारा भी क्या होगी, अल्प क्षेत्रफल से डी आई मान लें इसको, या डेल आई मान लें, डेल आई, ठीक है। तो ये डेल आई, तो यहां से डेल आई इज इक्वल टू क्या हो गया J, और ये आपका डेल ए, ठीक है। अब यदि हम लिमिट लगा के यदि इसको करना चाहें, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू J डी ए, और पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल से या फिर किसी परिमित भाग के लिए, परिमित भाग के लिए मतलब पूरे क्षेत्रफल के लिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो डी आई का समाकलन आई, तो इंटीग्रेशन J डी ए, ठीक है। तो ये भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बट आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका सूत्र ध्यान रखना है, और इसकी विमा आप अपने आप लिखे भाई, विमा एम्पीयर की विमा जानते हैं और मीटर स्क्वायर की विमा आप जानते हैं, तो इसकी आप विमा भी लिख लीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था कि धारा घनत्व की विमा लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए बस अब इतना ही, मोटी मोटी बातें हमने ये कर लिया है, परिभाषा इसकी एक बार दोबारा देख लीजिए। ये इसकी डेफिनेशन है, J से लिखते हैं, ये एक सदिश राशि है, J की दिशा है वो I की दिशा में ही होगी, और धारा घनत्व का ये सूत्र है, धारा बटा क्षेत्रफल है इसका ये, ठीक है। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक फिनिश हुआ है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम, धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह है, कि धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह है किस प्रकार से होगा। तो पहले इसको मैं मिटा लेता हूं, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो चलो मिटा देते हैं इसको। विद्युत धारा शून्य होगी, ठीक है। तो देखें अब कि धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले धातु के बारे में समझना है कि धातु क्या है, परमाणु क्या है, नाभिक क्या है, ठीक है। तो हम एक चीज समझते हैं कि धातु का कोई परमाणु ले लेते हैं, परमाणु की मान लीजिए कोई नाभिक है, ठीक है, नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर क्या है, इसकी वृत्ताकार कक्षाएं हैं, और इसकी ये मान लेते हैं सबसे भयतम कक्षा है, ठीक है। तब इसकी जो भयतम कक्षा है, इसमें कोई जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, यानी कि आकर्षण बल बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो कम हो जाता है, तब अब ये जो नाभिक है इसको इस कक्षा में घूमने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। इसका अब वश थोड़ा कम चलेगा, जोर थोड़ा इसका कम चलेगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, और निकल कर और भी इस प्रकार के बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक है, क्रिस्टल में, तो उधर उधर इस प्रकार से वो घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या भयतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर घूम सकता है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। तो धातु में इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है,
उनकी संख्या क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे हम बात करें कि आपके पास में एक तांबे का एक टुकड़ा है, तांबे का एक टुकड़ा है, उस तांबे के एक टुकड़े में यानी कि 8.49 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी प्रति मीटर क्यूब में प्रति मीटर क्यूब एरिया में, वॉल्यूम में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यानी 10 की घात 28 का मतलब क्या, इकाई, दशमलव, सैकड़ा ऐसे बोलते रहो आप, आपकी काउंटिंग हो फिनिश हो जाएगी, बट ये मुक्त इलेक्ट्रॉन फिनिश नहीं होने वाले। दूसरी बात है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति का मतलब है जिगजैग गति करते हैं, जैसे कि ये इस प्रकार से गति करते हैं। ठीक है, अब एक दो चीजें आपको और समझनी है। मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई पात्र है या सिलेंडर मान लीजिए, और इसमें आपने गैस भर दी। अब इसमें जो गैस के अणु है, बहुत सारे इसमें जो गैस के अणु है, अब वो किस प्रकार से गति करेंगे भाई। अब इस सिलेंडर में गैस के अणु इधर उधर घूमते रहेंगे, गति करते रहेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही धातु के भीतर भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी इस गैस के अणु की भांति वैसे ही गति करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब ये गैस के अणु है, अब ये गैस के अणु दोनों की गति करते हुए आपस में टकरा गए। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, बहुत सारी टकरें होती हैं। टक्कर होने से इसमें जो धातु में क्या होता है, कंपन भी होता है। ठीक है, बट मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण धातु में ऐसा कोई मतलब कि ऐसा कोई उनकी डिफेक्ट नहीं होता है, उनका आवेश में, उनके कोई विद्युतीय गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि हम एक विश्रांति काल के बारे में पढ़ रहे हैं कि विश्रांति काल क्या है, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय। एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर की। ठीक है, इस टक्कर के पश्चात इसने यहाँ टक्कर की, यानी कि ये टक्कर और ये टक्कर, तो ये दो क्रमागत टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद में ये वाली टक्कर, तो इस टक्कर को करने के पश्चात ये जो टक्कर करेगा, ये टक्कर कितने समय बाद करेगा, और या इस टक्कर को करने में जितना समय लगता है वो समय ही क्या कहलाएगा, विश्रांति काल। यानी कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय। टक्करें किसके मध्य होंगे, धातु में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य आपकी टक्करें होंगे। इसके बाद में क्या है, धातु में बहुत ही बड़ी संख्या में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो वो यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए आप इसको भी। आपके पास में ये कोई धातु का टुकड़ा है, और ये धातु के टुकड़े में हम कोई एक अनुप्रस्थ काल क्षेत्रफल ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें धातु के टुकड़े में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, वो यादृच्छिक गति करेंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास में ये कोई क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल में किसी निश्चित समय अंतराल में इधर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो 3 जा रहे हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में इस क्षेत्रफल के पार्श्वों को इस दिशा से पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। तो ठीक उसी समय विपरीत पार्श्वों में, यानी कि ठीक उसी समय इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस क्षेत्रफल से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसमें से होकर जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि जितने भाई इसमें इधर गए और उतने ही क्या हो गए, इधर निकल गए। तो इसमें से होकर जो गुजरने वाला जो नेट आवेश है, जो नेट चार्ज है, वो क्या है, 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये धातु का टुकड़ा है, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। आप इसको छूओगे तो इसमें करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सामान्य अवस्था में इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, धातु में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। अतः किसी दिए गए समय अंतराल में किसी क्षेत्रफल अल्पांश, यानी किसी दिए गए समय अंतराल में किसी क्षेत्रफल डेल एस को किसी पार्श्व से पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की पार्श्व मतलब इधर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी क्षेत्रफल को, यानी कि इसी क्षेत्रफल को विपरीत क्रम में पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः इससे जो गुजरने वाली विद्युत धारा है वो क्या होगी, 0 होगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो दूसरी बात ये भी आपने ये वाला पॉइंट भी देख लिया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन हो यादृच्छिक गति करते हैं, जिगजैग गति करते हैं। अब हम इसके बाद में जो अपने जो अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं, उन टॉपिकों को हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सुन लीजिए। कि ये आपके पास में कोई धातु का टुकड़ा है, और इस धातु के टुकड़े को यदि हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो इसमें जो आपकी बार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, जो गति कर रहे थे, यादृच्छिक गति कर रहे थे, उनकी गति में क्या हो जाएगी, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि उनकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाएगी, संशोधित हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवन वेग,
ठीक है, उसके लिए हमें एक न्यू वीडियो बनाना पड़ेगा। अब ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, इसलिए इसको हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, और इतना सारा वीडियो देखने के लिए बहुत सारा आपको धन्यवाद, थैंक यू। और इसको आप नोट कर लीजिए, ये ज्यादा पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है।